तो माइंड जोन के अंदर क्वेश्चन आपसे है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मास 2 किलोग्राम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ पार्टिकल इज डैश। एक बॉडी का मास हमें गिवन है जो 2 किलोग्राम है। इसके अलावा हमें ये गिवन है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन है, फाइंड करो तमाम फोर्सेस की वजह से हमारा वर्क डन कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में हमें क्या चीज़ याद है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बारे में हमें ये बात पता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो भी वर्क हम करेंगे वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। जो भी हम वर्क करेंगे वो बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। अब यहाँ पर जो एनर्जी हमारे पास प्रेजेंट है वो कौन सी एनर्जी है? यहाँ पर जो एनर्जी प्रेजेंट है वो कौन सी एनर्जी है? दैट इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब यहाँ पर वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है। और काइनेटिक एनर्जी के चेंज का मतलब होता है कि आपने बेसिकली फाइनल और इनिशियल इन दोनों का डिफरेंस लेना। अब यहां पर आपके पास जो फर्दर इसका सोल्यूशन बनेगा उसमें हाफ एम कॉमन ले लिया जाएगा, तो बाकी रिमाइंडर क्या है? वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। अब अगर आप दूसरी अप्रोच लगाते हो कि आप वर्क के बारे में कहते हो कि वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स आपके पास इक्वल किसके आएगा? मैस टाइम एक्सेलेरेशन के, ठीक है। और मैस आपको गिवन है, एक्सेलेरेशन आपके पास आ सकती है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपके पास एरिया से आ सकता है। तो वो एक दूसरी अप्रोच है टोटली, कि आप एक दूसरी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हो। तो देखते हैं उससे हमारा आंसर क्या आता है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो क्या मेरे पास डेटा सारा गिवन है? मेरे पास मैस गिवन है 2। क्या मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन है? आंसर है यस, ये है फाइनल वेलोसिटी। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप फाइनल वेलोसिटी को देखो तो इस पॉइंट के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है। और ये पॉइंट आपके पास जहां आपकी वेलोसिटी इनिशियल है, और वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 20। तो यहां पर आपने सिंपली ग्राफ से जो वैल्यूज हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया कि फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 20। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, तो वर्क डन इज 400 जूल। नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इस वजह से आया क्योंकि आपकी जो फोर्स है वो वेलोसिटी को डिक्रीज कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स है। तो वर्क डन आपका इस वजह से यहां पर नेगेटिव आ रहा है। अब दूसरी अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर फर्ज करो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर या टेस्ट के दौरान हमें ये वाला मेथड समझ नहीं आया, तो दूसरा मेथड हमारे माइंड में क्या आता है? हमारे माइंड में ये आता है कि हमने ठीक है वर्क कैलकुलेट करना, और वर्क हमारे पास इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब बच्चे सोचेंगे फोर्स तो गिवन नहीं है, लेकिन बच्चों को पता है फोर्स मैस इनटू एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है, मैड, ये फार्मूला। क्यों ये चीज यूज की? क्योंकि ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम का है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें फाइंड हो सकती हैं। एक चीज फाइंड हो सकती है एक्सेलेरेशन स्लोप से, और एक फाइंड हो सकता है डिस्टेंस एरिया से। एक चीज स्लोप से फाइंड हो सकती है और एक चीज एरिया से फाइंड हो सकता है। तो आप दोनों की वैल्यू को यहां पुट करें तो हमारे पास जो मैस है वो 2 है। एक्सेलेरेशन ये आपके पास आएगी स्लोप से, और जो डिस्टेंस आपके पास आएगा वो एरिया से आएगा। स्लोप क्या होती है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहां परपेंडिकुलर की वैल्यू 20 है, बेस की वैल्यू 2 है, तो ये 20 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। एरिया क्या आएगा? ये आपके पास कौन सी शेप बन रही है? ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस की वैल्यू 2 है और हाइट की वैल्यू वो 20 है। अब देखो क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 20 से मल्टीप्लाई हुआ। तो अब भी आपके पास आंसर क्या आया वर्क का? वर्क इज इक्वल टू 400 जूल। तो ये दूसरी अप्रोच है कि अगर आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल नहीं भी पता क्या है, लेकिन ग्राफ तो रीड करना आता है, तो उस ग्राफ को रीड करके आप ये चीज़ें फाइंड कर सकते हो। कहाँ से? स्लोप से एक्सेलेरेशन, एरिया से डिस्टेंस, और मैथ से मल्टीप्लाई, वर्क आपका कैलकुलेट हो गया।
अब डिफरेंस सिर्फ ये होगा कि यहाँ साइन नहीं आएगा, तो साइन आपने खुद देख लेना है कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो साइन क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो क्या है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल? हमने इस क्वेश्चन में ये देखा कि जो भी वर्क हो रहा है वो बॉडी के अंदर एनर्जी को चेंज कर रहा है, कि बॉडी की वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी और फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई। अब वेलोसिटी पहले से कम हो गई या वेलोसिटी पहले से ज़्यादा हो गई, इन दोनों का जो मतलब है वो ये है कि हमारे पास ओवरऑल जो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूं तो लिखा जाता है वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, कि जितना भी सिस्टम के ऊपर वर्क होगा वो एनर्जी को चेंज करेगा। ऑब्वियसली बच्चे जो हमारे पास ऊपर स्लोप है वो नेगेटिव आएगी क्योंकि डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो स्लोप के अंदर फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू वो नेगेटिव ही आएगा। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या है? वर्क डन ऑन अ बॉडी सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वर्क डन ऑन अ सिस्टम या ऑन अ बॉडी या ऑन अ पॉइंट मैस, कुछ भी लिखा हो, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब इसमें ये कोई फिक्स नहीं है कि वो एनर्जी कौन सी चेंज होगी, वो कोई भी हो सकती है। दैट मे बी पोटेंशियल, दैट मे बी काइनेटिक एंड इवन दैट मे बी बोथ, कि वर्क करने से पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों चेंज हो जाए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी जो बनती है जनरल, वो ये बनती है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब इसकी फिर आगे तीन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक बॉडी को वर्क करके ग्राउंड से लिफ्ट करें या एक स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करें तो वहां जो वर्क होगा वो पोटेंशियल को चेंज करेगा। तो कुछ बच्चे एग्जांपल्स ऐसी भी हैं जहां हमारे वर्क करने से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो रही होती है और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही होती है। मतलब बॉडी मूव भी कर रही है और बॉडी की पोजीशन भी चेंज हो रही होती है। तो ये है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, कि जो भी वर्क करें वो वर्क उस बॉडी के अंदर एनर्जी को चेंज करे। अब तीनों की मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। तो फर्स्ट वन जो आपके पास बनेगा वो कुछ इस किस्म में का बनेगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको आप सिंपली अगर लिखें तो एफ डी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच लिख सकते हो। एफ डी इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच। अब बच्चे रटा लगा लेते हैं कि शायद हमेशा जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो बस यही यूज होगा। नो, ये तो तब है जब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो तब क्या होगा? तब आपके पास फार्मूला यू बन सकता है हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। तो कई दफ़ा आपको एग्जामिनर कहेगा कि जो इनिशियल पोजीशन है स्प्रिंग की वो ये है, फाइनल ये है, बताओ वर्क डन क्या है। तो फिर आपका ये फार्मूला यूज होगा हाफ के x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं? वो गलती से x का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं कि फर्स्ट करो पहले पोजीशन थी आपके पास 2 सेंटीमीटर और बाद में है 8 सेंटीमीटर। बच्चे करेंगे क्या? 8 माइनस 2 6 और 6 का स्क्वायर लेकर हाफ के से मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा आंसर। आपने करना क्या है? आपने 6 का स्क्वायर अलग लेना है जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन का स्क्वायर अलग लेना है, उनका डिफरेंस लेके सॉल्व करना है, तब आपका वर्क डन कैलकुलेट होगा, अदरवाइज आंसर गलत होगा। दोनों का डिफरेंस आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, काइनेटिक एनर्जी का चेंज। सिंपल, जैसे ऊपर हमने किया कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है उसमें से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस ले लो। अब जब यहां पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला हाफ एम कॉमन आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। और इवन इसको भी आप रोटेशनल फॉर्म में लिख सकते हो। तो जब आप रोटेशनल फॉर्म में लिखोगे तो आपका हाफ आई कॉमन आएगा, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब कांस्टेंट है, इनटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई का स्क्वायर। कि फर्स्ट पर एक बॉडी रोटेट कर रही है और वर्क करने से उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई, तो बताओ वर्क डन कितना है?
इस फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दो, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थर्ड केस जहां दोनों चीजें चेंज हो, और यहां पर एग्जांपल जो बनती है वो आपकी मैं सिलेबस से दूंगा बर्नौलीज इक्वेशन की, कि बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक वाट पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिफरेंट है और हाइट डिफरेंट है, फर्स्ट करो ये पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आपका जो एरिया है वो ज़्यादा है A1, और आगे जाकर इस पाइप का एरिया रिड्यूस हो जाता है, और ये पॉइंट नंबर 2 है, और इस पॉइंट नंबर 2 के ऊपर एरिया आपके पास A2 है। पॉइंट 1 ग्राउंड से एक हाइट के ऊपर है, इसको आप बोल दो H1, और पॉइंट 2 आपके पास एक और ग्राउंड की हाइट पर है, इसको आप बोल दो H2। अब खुद अज्यूम करें कि जब आपका लिक्विड फ्लो करेगा पॉइंट 1 से पॉइंट 2, कि लिक्विड फर्स्ट करो पॉइंट 1 पर है और वो यहाँ से फ्लो करता हुआ पॉइंट 2 पे आएगा, तो क्या उसकी वेलोसिटी सेम रह रही होगी? आंसर होगा नो। पॉइंट 1 के ऊपर आपका एरिया ज़्यादा है, जहाँ एरिया ज़्यादा होता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग वहाँ वेलोसिटी कम होती है, तो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर जो वेलोसिटी V1 होगी वो कम होगी, और पॉइंट 2 के ऊपर जहाँ पर आपका एरिया कम हो गया वहाँ वेलोसिटी की वैल्यू वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब पॉइंट 1 से पॉइंट 2 जब हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी और हाइट अगर दोनों चीज़ें चेंज हो रही हैं तो यहाँ पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों चेंज होंगे। अगर पॉइंट 1 के ऊपर पोटेंशियल ज़्यादा है तो काइनेटिक कम है, और हमारे वर्क परफॉर्म करने से कि लिक्विड फ्लो करे, पॉइंट 2 पे जब लिक्विड गया तो वहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो ये एग्जाम्पल आपके पास जहाँ पर आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक वो दोनों चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। नॉर्मली आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में वो सेकंड से रिलेटेड मिलेंगे, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट के क्वेश्चन तो बड़े आसान से हैं, हाइट गिवन है, MGS से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस को। एक हमारे पास ट्रक है जिसका मैस है 2000 किलोग्राम और वो मूव कर रहा है 288 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अचानक से सामने एक लाइट सिग्नल में सिग्नल ग्रीन से रेड हो जाता है। अब 2 मीटर का डिस्टेंस है उसके पास, और 2 मीटर के डिस्टेंस पे वो गाड़ी ब्रेक अप्लाई करती है और गाड़ी जाके सिग्नल के बिल्कुल पास रुक जाती है। बताओ उसको गाड़ी को रोकने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी? हमें मैस गिवन है, हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और हमें फाइंड क्या करनी है? फोर्स। ओमेगा एफ और ओमेगा आई आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, लेकिन स्क्वायर के साथ आएगा क्योंकि फार्मूला में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आता है। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने बताना है कि इसका आंसर कैलकुलेट करके क्या आएगा। जी चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन सा है? अब हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, तो जो फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा वो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का होगा। दूसरी अप्रोच बिल्कुल हाफ MA है, आपको एक्सेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करें, मैथ से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा। क्योंकि वो जो हाफ आपका फोर्स मैथ टाइम एक्सेलेशन है उसी से तो ये फार्मूला ड्राइव होता है। तो बेसिकली हमने जो ये फार्मूला बनाया हुआ है कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ टाइम M VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये वहीं से ड्राइव हुआ, फोर्स की वैल्यू को MA पुट करके और डिस्प्लेसमेंट को इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करके। तो बजाय आप पूरा का पूरा वो स्टेप करें, अब आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है। अब जरा वैल्यूज पुट करके देखें कि मैस कितना है। मैस हमारे पास है 2000 किलोग्राम। फाइनल वेलोसिटी क्या है? वो रुक रहा है ना, तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 है। इनिशियल वेलोसिटी 288। अब 288 को कन्वर्ट करना, अब 288 को मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? 1000 से, और डिवाइड किससे करोगे? 3600 से, तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये फर्दर सॉल्व करके देखें, ये आपके पास दोनों जीरो, ये इससे जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या 36 और 288 एक दूसरे का मल्टीपल है? क्या 36 और 288 एक दूसरे का मल्टीपल है? तो कई दफ़ा हमें लगता है नहीं है, लेकिन आप चेक करें कि 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 4 24, रिमाइंडर क्या 48, तो 6 इंटू 8। तो ये अब आपको पता चल गया कि 6 इंटू 8 48, तो 8 इंटू 10
ये आपके पास 80 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 80 का स्क्वायर। ये 2 इसे कैंसिल करोगे, ये आपके पास आ जाएगा 1000। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेगेटिव साइन के साथ आंसर आएगा क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स है। 80 का स्क्वायर आपके पास 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 0 2 दफ़ा आएंगे और 3 0 ये भी हैं, तो ये 2 1 2 3 और आंसर क्या है? जूल। ठीक है, तो 80 का स्क्वायर आपने लिया और फिर आपके पास उसका आंसर आ गया। और जो 2 है वो आपके पास मैथ्स के 2000 से कैंसिल होकर 1000 आ जाएगा। तो जरा वैल्यू को देखें कितने जीरोज हैं। डेसिमल यहां से यहां मूव करें, 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज -6.4 मेगा जूल या फिर 10⁻⁶। ये आपका आंसर होगा। और अगर आप फोर्स को फाइंड करना चाह रहे हो तो F = ma से सॉल्व करोगे और उससे आपके पास जो आंसर है वो फाइंड होगा। क्लियर? वर्क डन आ गया। अब वर्क डन जब आ गया तो आपके पास दूसरी चीज जो है वो लेफ्ट साइड पर आ रही है कि लेफ्ट साइड पे वर्क की वैल्यू क्या है? वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो चाहो तो यहीं से आप शुरू से ही यहाँ F/d लिख दो, शुरू से ही F/d लिख दो, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू को एंड में जाकर डिवाइड कर दो। तो वर्क जब फाइंड हो गया तो फिर ये बाकी काम जो है ये आपके पास मुश्किल नहीं है। अब F ये होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 2। तो फोर्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3.2 10⁻⁶ जूल। तो दैट इज द राइट आंसर। तो वर्क फाइंड करना होता तो 6.4 10⁻⁶ जूल, और अगर फोर्स चाहिए तो -3.2 10⁻⁶ जूल। कई दफा आपके जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है इसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल की जगह कंडीशन बेस भी होते हैं। कंडीशन गिवन होती हैं और उन कंडीशन बेस क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। जैसे 2 कंडीशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं कि आपके पास अगर मास इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो, अगर मास इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल हो, तो फिर किन 2 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप होगा? तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अगर आप फार्मूला को देखो तो फार्मूला के अंदर आपके पास आ रहा है Fd = ½ m Vf² - Vi²। तो आपने अगर मास को भी इक्वल कर दिया, उस फार्मूला में डिस्टेंस को भी इक्वल कर दिया, तो जिन 2 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप डेवलप होगा वो फोर्स का और वेलोसिटी का होगा। वो फोर्स का और वेलोसिटी का होगा, और इनका आपस में रिलेशन क्या बनेगा? डायरेक्ट बनेगा। क्योंकि अगर आप फार्मूला को देखें तो इस फार्मूला के अंदर जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि अगर मैं यहाँ इस W को रिप्लेस कर देता हूँ लेट्स से F/d से, तो आपने मास को भी कांस्टेंट कर दिया, डिस्टेंस को भी कांस्टेंट कर दिया, तो फिर फोर्स का रिलेशन किससे बन गया? वेलोसिटी से। तो अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो कि पहले एक बॉडी की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है और बाद में वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है, पहले फोर्स की वैल्यू गिवन है, बाद वाली फोर्स की वैल्यू फाइंड करो, तो हम कर सकते हैं, तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे? रेशो से, क्योंकि फोर्स का वेलोसिटी से डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये बन जाएगा F1/F2 = V1/V2 होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को अब यहां से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपका मास इक्वल हो और फोर्स इक्वल हो, मास इक्वल हो और आपकी फोर्स इक्वल हो, तो फिर किन 2 क्वांटिटीज का आपस में रिलेशनशिप बनेगा? तो फिर आपके पास बचे जो बाकी क्वांटिटीज बचती हैं वो डिस्टेंस और वेलोसिटी बचती हैं। तो फिर डिस्टेंस और वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन हो, और ऑब्वियसली ये चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि फार्मूला में एक वेलोसिटी तो नहीं है, ये 2 वेलोसिटीज है, तो चेंज है उनका। तो डिस्टेंस का वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ अब आपका रिलेशन बनेगा। तो अब जो आपका फार्मूला यहां बनेगा वो क्या बनेगा कि d1/d2 = V1/V2 होल स्क्वायर। और ये जो सेकंड केस है, अगर आप इसकी सिमिलरिटी देखो कि ये किस जैसा केस है, तो ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला केस है कि अगर एक ट्रक ने भी जाके सिग्नल पे रुकना है और ट्रक के साथ एक गाड़ी है उसने भी जाकर सिग्नल पे रुकना है, तो दोनों के बच्चे आप स्टॉपिंग डिस्टेंस को देखोगे तो वो डिफरेंट होंगे, दोनों के स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। और अगर मैं कहूँ कि दोनों ट्रक हैं, दोनों का मास इक्वल है, दोनों का मास इक्वल है,
तो अगर दोनों फोर्स इक्वल अप्लाई करें तो फिर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस के बाद रुकेगा और जिसकी वेलोसिटी कम वो कम डिस्टेंस पर रुक जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमें पता है कि कंडीशन के साथ सॉल्व हो जाती है। एंड करते हैं इस टॉपिक को, कंसोलिडेशन क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बहुत लंबी लगेगी लेकिन क्वेश्चन में का डाटा आपको थोड़ा सा मिलेगा और वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है, अ बस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ रिटार्डिंग फोर्स एफ व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड v ऑन अ लेवल रोड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट इज d. If the load of the bus increases by 50% because of the passengers for the same speed and same retarding force, the distance covered by the bus to come to rest shall be. स्टेटमेंट को देखें कि एक गाड़ी जो स्पीड v से मूव कर रही है उसको रोकने के लिए फोर्स f लगानी पड़ती है ताकि वो डिस्टेंस d के बाद रुक जाए। अगर उस बस में पैसेंजर 50% इंक्रीज कर जाते हैं, पहले बैठे हुए मजीद 50% बैठ जाते हैं जो पहले थे उसके, अब वो सेम स्पीड से मूव करे, सेम फोर्स अप्लाई करे, तो अब बताओ वो कितने डिस्टेंस के बाद जाके रुकेगी। क्वेश्चन को एक से दो दफ़ा जब पढ़ा जाता है ना तो कई दफ़ा हमारी कन्फ्यूजन भी दूर हो जाती है और अगर हम कोई डाटा स्किप कर रहे हो तो वो डाटा भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो डेटा देखें और कंडीशन देखें क्या है। हमें उसने कहा कि जो पहले मैस है वो m है, स्पीड v है और फोर्स f के साथ गाड़ी मूव कर रही है और डिस्टेंस d पे गाड़ी रुक रही है। फिर उसने आपको कहा कि मैस इंक्रीज कर गया बाय 50%। ये देखें, इंक्रीज बाय 50%। इंक्रीज बाय 50% का मतलब ये है कि जो आपका फाइनल मैस है वो एक्चुअल मैस प्लस 50% ऑफ द इनिशियल मैस है। अब आपके पास 50% को एलिमिनेट करेंगे तो ये आपके पास 0.5 आएगा, 1 प्लस 0.5 ये 1.5 m आ जाएगा। ये आपका नया मैस आ गया। इंक्रीज बाय 50% का मतलब ये है। अब बाकी कंडीशंस को देखें, सेम उसकी वेलोसिटी है, सेम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो बताओ अब डिस्टेंस कितना होगा। अब कंडीशन पता चल गई आपको, मैस और डिस्टेंस वाली कंडीशन है, वेलोसिटी और फोर्स आपके पास इक्वल है। फार्मूला लिखें। फार्मूला हमारे पास क्या, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, एफ डी इज इक्वल टू हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। फोर्स भी कांस्टेंट है और आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो फिर रिलेशन किसका बना, डिस्टेंस का मैस से। किसका बना रिलेशन, डिस्टेंस का मैस से। और क्या रिलेशन बना, डायरेक्ट। तो रेशियो बना लो कि अगर डिस्टेंस का मैस से डायरेक्ट रिलेशन है तो ये बनेगा d2 ओवर d1 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। d2 ओवर d1 इज इक्वल टू m2 ओवर m1। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, डिस्टेंस दूसरा कैलकुलेट करना है। पहला डिस्टेंस आपके पास d है, बाद वाला मैस 1.5 m है, पहला मैस m है, m कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बाद वाला डिस्टेंस जिसको चाहे d2 बोलो चाहे d डैश बोलो वो 1.5 टाइम्स d के इक्वल है। तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आने चाहिए। जैसे ऊपर मैंने दो कंडीशन आपको बताए, उसमें एक में मैस और डिस्टेंस इक्वल था, एक में मैस और फोर्स इक्वल थी, लेकिन जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पर आपकी वेलोसिटी और फोर्स इक्वल है, तो फिर आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर 1.5 d आ गया। क्लियर।